अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। भाई साहब, भाई हमें यहाँ से स्टेशन तक छोड़ाएं। एक रिक्शा रुकवा कर वो इसमें मौजूद ड्राइवर से महवे गुफ्तगू थी। इसी वक्त ब्लैक करोला ऐन इसके सामने आकर रुकी, मगर इसे परवाह कब थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो तो किसी भी तरह यहाँ से निकलकर हॉस्टल जाना चाहती थी। मिरर नीचे कर फरगाम शाह ने एक नज़र रिक्शे के ड्राइवर की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में उसे वहाँ से जाने का इशारा कर दिया, जिसे समझते ही वो माही की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से 9-2-11 हो गया। भाई 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 प्लीज़ हमको स्टेशन ले चलें। अगर आप चाहें तो हम आपको दुगना किराया देंगे। वो पीछे से पुकारती रही, मगर वो ड्राइवर तो अपना रिक्शा भगाकर ये जा वो जा। चले, मैं ले चलता हूँ आपको अपनी मंजिल तक। वो अपने करीब से उभरी गंभीर आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। इस इंसान का खौफ इस हद तक रगों में बैठा था कि अब तो वो उसकी आवाज़ सुनकर भी पहचान जाती थी कि फरगाम शाह आया है। आप, हैरत से वो इसकी तरफ मुड़ी। चले, गाड़ी में बैठे। हुक्मिया अंदाज उसे अंदर तक तपा गया। हम अब अपने हॉस्टल जाएंगे। आपने जो करना था कर लिया। अरे, आपको हमारा हवेली आना पसंद नहीं आया था तो आप हमें पहले दिन ही बता देते, हम खामोशी से चले जाते। मगर इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। हमारी दोस्त हमसे बदगुमान हो गई है। वो फट पड़ी। रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी आंसू बिला इख्तियार बह रहे थे। आपके हवेली आने से जिस कदर हम खुश हैं, वल्लाह इतना खुश कोई भी नहीं होगा। इसकी साफ गोई पर वो कड़के रह गई। एक और झूठ। बेरुखी से रुख मोड़ वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी। ठंडी सांस भर वो भी लंबे लंबे डग भरता इसके पीछे पीछे चलने लगा। चंद कदमों में ही वो इसके करीब करीब चलने लगा। माही को घबराहट होने लगी। तेज तेज कदम अपने बैग को संभाले हुए वो भाग रही थी। जैसे जैसे उसके पीछे फरगाम शाह नहीं कोई बला आ रही हो, कोई सवारी भी न मिल रही थी, रास्तों का भी इल्म नहीं था। अजीब बेबसी का आलम था। फरगाम शाह ने भी पीछे न मुड़ने की कसम खा ली थी। अपनी हालत पर इसे दोबारा शिद्दत से रोना आया। हम कहते हैं रुक जाए। आप कहीं नहीं जा सकते। एक बार फिर पीछे से फरगाम शाह की आवाज़ उभरी और इसके कदमों में पहले से ज़्यादा तेज़ी आ गई। रास्ते पे जमी नज़र आंसुओं के पानी से धुंधला गई। तभी एक बड़े ट्रक ने इसी रास्ते पर मोड़ काटा, जहां वो अंधाधुंध भागकर शायद खुद को फरगाम शाह से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ट्रक वाले ने बेदरपेब हारन बजाकर इस लड़की की तवज्जो खतरे की तरफ मबजूल करवाना चाहे, मगर वो शायद इस वक्त अपने हवास में नहीं थी, इसीलिए अंधाधुंध भागे जा रही थी। हम कह रहे हैं रुक जाइए, वो एक बार फिर चीखा। मगर तब तक ट्रक माही के करीब पहुंच चुका था। ड्राइवर भी परेशान था। पता नहीं कैसी अजीब लड़की है जो इतना हारन बजाने के बाद भी रास्ता बदलने को तैयार नहीं। यू टर्न में ट्रक को संभालना मुश्किल होता है और वो रास्ते के बिल्कुल दरमियान चल रही थी। ऐसे में अगर वो महारत से इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी करता, तब भी ट्रक की एक साइड लगने से उसे काफ़ी चोट आती। लाख बचाने की कोशिश के बाद भी शायद ट्रक इसे नुकसान पहुंचा देता अगर फरगाम शाह तेज़ी से उसे अपनी तरफ ना खींचता। पागल हो गई हैं आप। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम आपको भी माफ़ ना करते। वो यकदम उसके सर पे दहाड़ा और वो सहम कर 2 कदम दूर होने लगी, मगर फरगाम ने उसके नरम गदास बाजू को अपनी आहिनी गिरफ्त में लिया। अब चलें घर। शदीद गुस्से के आलम में वो इसे और इसके बैग को खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गुस्से का ये आलम था कि माही की चीखों पुकार, आंसू फरियाद, फिलहाल इनमें से किसी शय का फरगाम शाह पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब से फरगाम शाह ने अपना फैसला इन दोनों माँ बेटी को सुनाया था, तब से ही वो अपने कमरे में बैठकर रोने का शगल फरमा रही थी। दूसरी तरफ खुर्शीदा का शायद अभी तक माही को कोसने दे देख कर दिल नहीं भरा था। तभी वो अब तक किंजा के सामने भी इसे बुरा भला बोल रही थी, और ये सारे कोसने सुनकर किंजा का हाल ऐसा था कि फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। माँ आप कुछ करें प्लीज़, इसने रोते रोते दुहाई दी खुर्शीदा को। कुछ पल अपना रोना भूल कर अपनी बेटी को मुसलसल रोते देखने लगी। दिमाग मुसलसल किसी गहरी सोच में डूबा था। मेरे पास एक प्लान है। दिमाग में अचानक कुंदा लपकने पर वो भी बेड पर उसके बराबर आ बैठी। किंजा ने हैरत से अपनी माँ के इश्तियाक ज़दा चेहरे की तरफ देखा। कौन सा प्लान माँ, जल्दी बताएं, मैं कुछ भी करूँगी अपनी
माँ के हाथ पकड़ वो रोना भूल गई। कुछ भी हो, इसे अपने माँ के दिमाग पर पूरा भरोसा था। आज तक उसने जो चाहा उसे मिल गया। इस बात का जितना क्रेडिट मीशा को जाता था, उससे कहीं ज़्यादा उसकी माँ का इन सब में हाथ था। तुम आराम से शादी कर लो। खुशीदा ने जैसे किंजा के सर पर हैरत का पहाड़ तोड़ा। माँ, हैरत तो बेयकीनी से उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शब्बा हो। माँ, आप मुझे इस आराम से शादी करने का बोल रही हैं जो मुझे जहर लगता है। हर वक्त मेरी बेइज्जती करता रहता है। जब मौका मिलता है मेरा खून जलाता रहता है। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। मैं फरगाम साईं को पसंद करती हूँ और इनके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। वो एकदम भड़क उठी। भला कब सोचा था इसकी माँ अपनी माँ उस अरहम जैसे बदतमीज इंसान से शादी करने का मशवरा देगी। अरे तुम समझती ही नहीं हो, अगर तुमने अरहम से शादी की तो तुम हमेशा इस हवेली में ऐशो इशरत आराम से रहोगी। और अरहम के बदतमीज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। शादी के बाद सब मर्द बीवी के पल्लू से बंध जाते हैं, और ना भी बंधे तो इनको मजबूरन बांध दिया जाता है। वो पुरसोच अंदाज में गोया हुई। शायद इनका दिमाग चंद पलों में ही काफ़ी कुछ सोच चुका था। तुम खामोश रहो, अब जो करना है मैं करूँगी। मैं भी देखती हूँ तुम्हें इस हवेली से कौन रुखसत करेगा। फजलदीन, काम हो गया। दिलावर खान का ख़ास आदमी एक बार फिर उनके सामने मौजूद था। हाँ मालिक, काम तो हो गया। कुछ भी करके आज रात हमारे आदमी हुमायूं गोठ में घुस जाने में कामयाब हो जाएंगे। फ़कीर दादा के वाक़े के बाद वो भी बहुत गुस्से में था। मीशा और इसकी दुश्मनी एक तरफ, मगर उसके ख़ास आदमी को भरी पंचायत में जानबूझकर मरवा देने पर उसका गुस्सा ऊद आया था, और अब वो कुछ भी बड़ा करने का सोच रहा था। मीशा के गांव से आकर इसने जल्दी ही एक मुस्टंडों की टोली को हुमायूं कोट की तरफ रवाना कर दिया था कि वो वहाँ के आम आदमियों में घुल मिलकर फरगाम शाह की शादी में घुस जाएं। और फिर जब मीशा के किसी अपने की मौत उसकी आंखों के सामने होगी, तब दिलावर खान के दिल में जलती बरसों पुरानी आग को ठंडक मिलेगी। मेरा ये प्लान ज़रूर कामयाब होगा, और अगर मेरा ये प्लान कामयाब ना हुआ तो मैं मीशा की सारी सच्चाई किसी भी तरह इसके बेटे की कोशिश गुजार कर दूंगा, और फिर भले वो जान से न मरे मगर जीते जी ज़रूर मर जाएगा। इस तरह या उस तरह मेरा बदला दोनों तरह से पूरा हो जाएगा। वो खुद से ही हम कलाम था, लेकिन नज़रें दीवार पर न सब अपने जवान बेटे की तस्वीर पर मरकूज थी। इसकी हिनाई कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में दबोचे वो दोबारा शाह हवेली में दाखिल हुआ। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। छोड़े, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। आप हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो दोबारा चीख पुकार कर रही थी, मगर नतीजा नदारद। चीखों पुकार पर नगीन भागकर किचन से बाहर आई। नौकरों को भी ये नज़ारा देख हैरत हुई, लेकिन सभी ने नज़रअंदाज कर दिया। आखिर शाहों के मामले में भला कौन पढ़ना चाहता था। लाउंज में आते ही उसने यकलख्त माही की कलाई को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। आंटी प्लीज़, हमें यहाँ नहीं रहना। रोते हुए वो हैरान परेशान नगीन की तरफ बढ़े। इस घर में ये वाहिद फ़र्द थी जो यहाँ आते ही उसके दिल को भाई थी। आप बिना बताए कहाँ गई थी बेटा? नगीन के सवाल पर वो बेबसी से सर झुका गई। हम यहाँ से जा रहे थे, मगर ये हमें वापस ले आया। अपनी बेबसी पर वो दोबारा रो दी। और अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आप खुश हो या ना हो, मगर हम आपको अपनी शरीक के हाथ बनाने का फ़ैसला कर चुके हैं। बेहतर होगा आप जितनी जल्दी इस फैसले को तस्लीम कर लें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। फरगाम शाह ने माही के सामने भी साफ साफ लफ्ज़ों में अपने जज्बात और फैसले का बरमला इजहार कर डाला। वह हैरत से गंग मदद तलब नज़रों से नगीन की तरफ देखने लगी, मगर वहाँ खामोशी देखो बेयकीनी से फरगाम की तरफ देखने लगी। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं हैं जो आप हमारी ज़िंदगी का कुछ भी फ़ैसला करेंगे और हम मान जाएंगे। मजबूत लहजा अपना कर वो दबे दबे गुस्से से घुराई। आज तक ऐसे सिचुएशन से कभी पाला नहीं पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे वो इस पागल इंसान को समझाए। फरगाम शाह इसे ज़रूर इसकी बात का जवाब देता, मगर लाउंज में किसी नई रिंगटोन की आवाज़ पर वो चौंका। हवेली में नौकरों के पास भी नोकिया मोबाइल ना था। फिर ये किसका मोबाइल था? आवाज़ किसी मत को मुतलाशती नज़र माही के बैग पर जा ठहरी। एक नज़र माही की तरफ देखा, जिसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। एक घुटने पर बैठकर वो बैग से मोबाइल तलाश करने लगा। हो ना हो ये उस इंसान का फ़ोन होगा जो माही का सरपरस्त है।
आप बिला इजाज़त हमारे बैग को हाथ नहीं लगा सकते। वो तड़प कर आगे बढ़ी। इससे पहले कि देर हो जाती, मगर देर तो शायद बहुत पहले हो चुकी थी। छोटा सा काले रंग का नोकिया मोबाइल फरगाम शाह के हाथ में था, जिसकी स्क्रीन पर चाचा जी कॉलिंग लिखा था। माही को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। उन्होंने कहा था किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि उनकी सरपरस्ती करने वाला कौन है। अगर कभी किसी को पता चला तो वो हमेशा हमेशा के लिए इसे रिश्ता तोड़ देंगे। हेलो माही बेटा, गंभीर आवाज़ पर फरगाम शाह चौंका। अस्सलाम वालेकुम, हम फरगाम शाह बात कर रहे हैं। किसी अनजान की आवाज़ सुनकर शायद सामने वाला कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। कौन फरगाम शाह? माही कहाँ है? दूसरी बार आवाज़ उभरी, मगर इस आवाज़ में गुस्से के शदीद अंसर साफ नुमाया थे। माही, हुमायूं कोर्ट अपने दोस्त के साथ शाह हवेली आई है और हम आपसे ही बात करना चाहते हैं। हम फरगाम शाह बात कर रहे हैं, शाह ख़ानदान के वारिस। हम माही को पसंद करते हैं। आप यहाँ आकर हमारे रिश्ते पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दें तो हमें बहुत खुशी होगी। फरगाम शाह के दो टोक अंदाज पर सामने वाला ठिठका। बस बहुत हुआ, हमने माही से कहा था कि इस हॉस्टल से एक कदम बाहर ना निकालें, मगर वो हमारी इजाज़त के बगैर ना जाने कहाँ तक पहुँच गई, बल्कि एक लड़के को भी पसंद कर लिया और अब बेशर्मों की तरह उस लड़के के ज़रिए हमसे हमारी रजामंदी लेना चाहती है। सामने वाला गुस्से की शिद्दत से दहाड़ा। फरगाम शाह के माथे पर भी कई बल पड़ गए। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी बात को तसल्ली से सुनेंगे तो हम आपको सारे हालात और वाक़यात से आगाह कर सकते हैं। इसकी बात नागवार गुजरने के बावजूद वो झगड़े को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, मगर सामने वाला शायद बात बिगाड़ने के मौके ढूंढ रहा था। जानता हूँ माही, तुम्हारे आसपास ही है। फ़ोन स्पीकर पर करो ताकि मैं उसे इस रिश्ते के लिए रजामंदी देता हूँ। नफ़रत आमेज़ अंदाज़ फरगाम शाह को बहुत खटका, मगर वो माही को अपनी रजामंदी से आगाह करना चाहता तो उसने फ़ोन स्पीकर पर करके नज़रों से ही माही और नकीन को मोबाइल की तरफ मुतवज्जा किया। तभी मीर शाह भी लाउंज में दाखिल हुआ। कुछ बोलने के लिए लब हुआ किए, मगर फरगाम शाह के हाथ उठाकर रोकने पर वो खामोश हो गए। अब बाकी सब के साथ साथ मीर शाह भी मोबाइल की तरफ मुतवज्जा था। जब मोबाइल से उभरती आवाज़ ने इन्हें ठिठकने पर मजबूर कर दिया। माही, हमने तुम्हारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर आज तक तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा सहारा बने, और तुमने कहीं और जाकर ये क्या हरकत कर डाली। अब मैं अपनी पूरी फैमिली को क्या मुँह दिखाऊंगा? वो तो पहले ही एक यतीम की परवरिश के खिलाफ थे। तुम जहाँ कहीं भी हो और जिस किसी को भी अपने लिए पसंद कर चुकी हो, इससे ब्याह रचा लो। हम दुआ करते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन हमारी दुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन ना हम तुम्हारे ब्याह में शरीक हो सकते हैं और ना ही आज के बाद किसी मामले में तुम्हें कोई मदद कर सकेंगे। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां वही इंसान उठाएगा जो तुमसे शादी करेगा। नहीं नहीं, प्लीज़ चाचा जी, हमारी बात सुने। आप गलत समझ रहे हैं। वो अपनी सफाई में बोलने के लिए आगे बढ़ी। फरगाम शाह के हाथ से मोबाइल छीना, मगर तब तक कॉल कट चुकी थी। माँ बाप के बाद ये वाहिद इंसान था जो दूर से ही थे, मगर इनकी ज़रूरत का ध्यान रखता था, और बदले में वो बस यही चाहता था कि वो बोले, जो वो बोले माही वही करे। कितने एहसान थे उनके, और वो एक दोस्त के खुशी में शरीक होने की खातिर शायद इस अपने के दिल को ठेस पहुंचा आई थी। इस सारे सफ़र में इसे कुछ भी राज ना आया, ना दोस्ती ना खुशियाँ, बल्कि ये सफ़र हर तरह से खसारे का बायस बना। ना दोस्त रही और ना एक आखिरी अपना। मान गंवाया, इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचवाई, अपनी ही ज़िंदगी के फैसलों पर इख्तियार खो बैठी। आज एक गैर इंसान बरमला उससे शादी की ख्वाहिश नहीं बल्कि धमकी दे रहा था। इन्हीं सब सोचों में घिरी वो एक बार फिर बेहोश, अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। फरगाम शाह ने सबसे मुठ्ठियाँ भींच ली। बोला था बार बार बेहोश होने वाली लड़कियां नहीं पसंद, मगर शायद ये बेहोश होना इस लड़की का पसंदीदा मशगला है। इस सारे मामले में किसी का ध्यान मीर शाह की तरफ नहीं गया, जिसके चेहरे पर उलझन की कई लकीरें रकम थी। ये कौन था? हमने इस इंसान की आवाज़ को कहीं तो सुना है, मगर कहाँ? कश्मकश का शिकार वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। खाने की टेबल पर माँ सिवाय माही के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ मामूल से ज़्यादा खामोशी थी। इसकी वजह शायद सुबह का फैसला था। भाई, खुर्शीदा की आवाज़ पर सभी लोग चौंके। अरहाम ने भवें उठाकर इन दोनों माँ बेटी की तरफ देखा। हैरत की बात थी, जो झटका इन दोनों को सुबह लगा था, इसके बाद तो इसे ये उम्मीद न थी कि वो खाने की टेबल पर भी आएँ, मगर वो आईं और शीरनी भरे लहजे से गोया हुई। तो वो बुरी तरह चौंका, मगर इतनी
जल्दी शीरनी टपकाता लहजा हजम करना मुश्किल तरीन था। मीर शाह तो निहाल हुई हो गए। इनकी बहन नाराज़गी भुलाकर बात करने लगी है। वो पूरे दिल से उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं सोच रही थी फरगाम तो जहाँ दिल करेगा वहाँ शादी करेगा। सुबह वो अच्छे तरीके से अपने फैसले की आगाही हमको दे चुका है। ये बोलते हुए ना चाहकर भी उनके लहजे में कड़वाहट घुल आई थी। फरगाम भी खामोशी से खाला बी की बातों को सुन रहा था, मगर अपने काम में मसरूफ़ इस तरह था जैसे उसके कानों तक उनकी किसी बात ने रसाई हासिल ना की हो। लेकिन भाई, आप तो जानते हैं मेरी बिन बाप की बच्ची है। सारी ज़िंदगी हमने उसे हथेली का छाला बनाकर पाला है। मैं उसे किसी और के घर भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप किंज़ा की शादी आराम से करने का सोचें। खुर्शीदा बी ने नगीन फरगाम के सर पर धमाका किया, मगर अरहाम के दिमाग में आग लग गई। नगीन तो कुछ पल के लिए सदमे में आ गई। हैरत से खुर्शीदा बी और अपने बेटे की तरफ देखा। अरहाम मीर शाह को भी कुछ पल हैरत ने आन घेरा। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हम सोच कर बताते हैं क्योंकि अरहाम भी छोटा है और हमने अभी तक उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। मीर शाह ने बात को टालने की कोशिश की, मगर खुर्शीदा भी तो आज बड़े अज़म से आरजा पार करने के इरादे से यहाँ आई थी। नहीं भाई प्लीज़, पहले भी आपने सोचने का वक्त लिया और वादा भी किया था, मगर ऐन मौके पर आपने मना कर दिया। लेकिन आज मैं अपनी बेटी के लिए अरहाम के रिश्ते की रजामंदी पर पक्की मोहर लगवा कर ही जाऊँगी और आपको जुबान देनी होगी। आप किसी भी हाल में मेरी बेटी की शादी अरहाम से करवाएंगी। इस अजीबोगरीब दूसरों की ज़िंदगियों के फैसले खुद कर देने वाली गुफ्तगू पर फरगाम शाह का माथा ठनका। नगीन का चेहरा फक हो गया, हाथ पाँव बेजान हो गए। क्या उनका बेटा भी बरादरी और बड़ों के फैसले की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? हाँ क्यों नहीं खाला बी, जुबान की क्या बात करती हैं? आपको अपनी बेटी की शादी मुझे से करवानी है तो आप मेरे डैड से जुबान क्यों ले रही हैं? शादी अगर मुझे से करवानी है तो जुबान भी मुझे से ही ले। इससे पहले कि फरगाम शाह इसकी दफ़ा करता, वो खुद ही मैदान में कूद पड़ा। चेहरे पर बज़ाहिर गहरी मुस्कुराहट सजी थी, मगर दिमाग में लावा उबल रहा था। अब हैरान होने की बारी खुर्शीदा की थी। वो तो अरहाम के किसी शदीद रिएक्शन की मुंतज़िर थी, मगर यहाँ तो वो मुस्कुरा रहा था। हाँ तो तुम जुबान दे दो। वो भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। बेशर्मी से मीर शाह को नज़रअंदाज कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। क्यों नहीं खाला भी, मैं आपको ज़ुबान ज़रूर दूंगा, मगर इससे पहले हम सब लोग कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। अपना खाना छोड़कर दोनों हाथ टेबल पर रख वो पूरी तरह खुर्शीदा की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ करो बेटा, जो क्लियर करना है। सभी लोग खाना छोड़कर इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, जबकि फरगाम मुतमईन अंदाज में अभी तक रग़बत से खा रहा था। शायद वो जानता था खाला भी किस चालाकी का जवाब वो बखूबी दे देगा और ये मामला भी और इसी वक्त ख़त्म भी हो जाएगा। पहले तो आप अपनी प्यारी हथेली का छाला नाजुक सी बच्ची का रिश्ता लाने से कबल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरे दिल में और ज़िंदगी में मोहब्बत के तख्त पर बस वही लड़की विराजमान है और अरहाम शाह की ज़िंदगी में मुनाफ़िकत की कोई जगह नहीं। आज किसी और से मोहब्बत के दावे और कल किसी और से शादी। ये जुमला इसने ख़ास किंज़ा की तरफ देखकर कहा था, जो बज़ाहिर सर झुका कर बैठी थी, मगर अरहाम के इस तंज पर दिल मिलाकर रह गई। खुर्शीदा को भी कुछ पल के लिए सांप सूंघ गया। अरहाम, मीर शाह ने तेज़ नज़रों से अरहाम को घूर कर कुछ भी गलत बोलने से रोकना चाहा, मगर आज बात उसकी पूरी ज़िंदगी की थी और वो अपनी ज़िंदगी किंज़ा के साथ नहीं गुजारना चाहता था। अरे बेटा, मोहब्बत की क्या बात करते हो? शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। खुर्शीदा ने अपनी ही दलील सामने रखी, लेकिन अरहाम शाह को मोहब्बत एक बार हुई है और इसी से रहेगी। आपका मसला बस इतना है, आप अपनी बेटी को आंखों के सामने रखना चाहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इससे शादी करके इसे आपकी नज़रों के सामने रखूँगा, लेकिन चूँकि मेरे अपने दिल के भी कुछ अरमान हैं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं दूसरी शादी उस लड़की से करूँगा जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ। अरहाम का जताता अंदाज़ उनके सर से पाँव तक आग लगा गया। अरे वाह, तुम्हें क्या मेरी बेटी इतनी फजूल लगती है जो तुम उससे शादी करके दोबारा भी शादी करोगे? हाथ नचा नचा कर वो तीखे लहजे में गोया हुई। आपने इस कदर नाकदरी पर किंज़ा गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। अरहाम, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मीर शाह गर्ज उठे। बकवास कैसी डैड? दूसरी शादी करना कोई जुर्म तो नहीं। सुन्नत और शरीयत मुझे इस अमल का पूरा हक देती है, और वैसे भी आपने भी तो 2 शादियाँ की थी। वो खलंडरा सा अरहाम शाह अपनी पर आया तो अपने बाप को भी लाजवाब कर गया।